Good morning student. Today we have start next topic of excretory system in human. यानी हमारा लेसन वही चल रहा है मानव का उत्सर्जन तंत्र। उसके हमारे 3 टॉपिक बचे हैं। एक टॉपिक तो है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। देखिए एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, किडनी, नेफ्रॉन्स, इन सब का स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें कुछ अदर्स ऑर्गन्स भी होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं ह्यूमन बॉडी में, और दोस अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज़ नोन एज फर्स्ट स्किन, सेकंड लंग्स एंड थर्ड लिवर। अब इनके बारे में भी हम थोड़ा शॉर्ट में नोन कर लें, जान लें। स्किन कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। स्किन जो है ये एक्स्ट्रा वाटर एंड सम नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वाटर होता है जल और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस जो होते हैं उनको एक्सक्रीट करती है, बॉडी से आउट करती है आपके किसके ज़रिए, स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथि के ज़रिए। एंड ये जो श्वेत ग्रंथि है इट इज़ सिचुएटेड ह्यूमन स्किन, जो कि ह्यूमन स्किन के ऊपर होती है, और फ्रॉम पर रेस्पायरेशन, इस मेथड से या आपके पसीने के रूप में जल को और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। तो ऐसे स्किन जो है हमारा अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया ह्यूमन बॉडी का। नाउ नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के। लंग्स जो हैं हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का, हार्मफुल प्रोडक्ट है ये गैस है, तो इसको कैसे कम आउट करते हैं, तो ये लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन आपके मेथड से। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन से जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कोशिकीय श्वसन होता है, रेस्पिरेशन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये फॉर्म होती है, तो इसको भी कम आउट करना आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे लंग्स जो हैं रेस्पिरेशन मेथड से एक्सक्रिएट करते हैं CO2 गैस को। क्लियर। ना नेक्स्ट है लिवर। अब लिवर कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, इसके बारे में देखिए। लिवर जो है इसमें हेपेटिक सेल्स होती हैं, यकृत कोशिकाएं, ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और ट्रांसफॉर्मिंग नाइट्रोजीनियस पार्ट्स ऑफ एमिनो एसिड्स मोर देन necessary into ammonia and ammonia into pass harmful urea to transfer it into urine and to excrete in out. Bile pigments are also formed by liver. अब इसको समझिए, लिवर का जो मैंने आपको पूरा बोल के बताया है कि लिवर के अंदर आपके कुछ यकृत कोशिका होती हैं जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, काफ़ी लाभदायक होती हैं। किसके लिए? नाइट्रोजीनियस पार्ट्स को आपके कहाँ से अलग करती हैं, एमिनो एसिड्स से निकालती हैं, और फिर ये उससे आपका बनता है अमोनिया, जो कि हानिकारक उत्पाद होता है अमोनिया। और ये अमोनिया जो है आपके हार्मफुल है, और ये मतलब ये साथ में यूरिया के साथ में ट्रांसफ़र होता है यूरिन के अंदर, और ये एक्सक्रीट इन आउट, बाहर निकल जाता है। और साथ में आपकी बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं ये भी ऑल्सो फॉर्म बाय लिवर, ये भी निकलते हैं बाइल पिगमेंट्स, ये भी आपके लिवर में ही फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से आपके 3 अनदर या अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल कम नेक्स्ट टॉपिक, डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रिएशन। डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रिएशन यानी एक्सक्रिएशन की कुछ हम उत्सर्जन संबंधी रोगों के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन संबंधी रोग कैसे होते हैं, अब इसका देखिए आप, इरेगुलेटरीज के कारण होते हैं, अनियमितता के कारण होते हैं ये। इसका जो प्रोसेस, इसका जो मतलब आपके कुछ मैंने यहाँ पे फॉलोइंग करें डिजीज़ के नाम दिए। इसमें 18 टाइप्स की डिजीज़ हैं एक्सक्रिएटरी से रिलेटेड। सबसे पहले फर्स्ट है यूरेमिया। अभी हमने मॉर्निंग क्लास के अंदर इसका जिक्र किया था। यूरेमिया क्या होता है? ब्लड के अंदर यूरिया की अधिक मात्रा,
जो है काफ़ी हानिकारक होती है। व्हेन इज ब्लड अमाउंट ऑफ यूरिया इंक्रीज फ्रॉम आपके 10 mg से लेके 30 mg तक, 100 ml ब्लड में अगर 30 mg तक यूरिया हुआ तो ये काफ़ी हार्मफुल स्टेट होती है और दिस स्टेज इज़ नोन एज यूरेमिया। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? यूरेमिया कहते हैं। एक्सेस स्टोरेज ऑफ यूरिया इन ब्लड, समझ गए आप? एक्सेस मतलब बहुत अधिक मात्रा में अगर यूरिया स्टोरेज हो जाए किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और इसका अमाउंट भी दे रखा है अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीग्राम से लेके 30 मिलीग्राम तक 100 ml ब्लड के अंदर अगर आपके ये यूरिया इंक्रीज़ होता है तो यूरेमिया रोग कहलाता है और इसके स्टोरेज होने से ब्लड के अंदर काफ़ी हार्मफुल होता है और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि लीड टू पेशेंट डेथ, इसमें पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये यूरेमिया कहलाएगा। ये फर्स्ट मेन डिजीज़ है इसकी। दूसरी है आपकी गाउट। गाउट डिजीज़ जो है ये हेरिडिटी डिजीज़ होती है, आनुवंशिक रोग है ये एक प्रकार का एक्सक्रिएशन का। इसमें क्या होता है? इसमें यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है ब्लड के अंदर। इसमें यूरिक एसिड जो है ये इंक्रीज़ होता है आपके ब्लड में और विच कलेक्ट इन जॉइंट्स एंड किडनी टिश्यूज़। और फिर ये मालूम है कहाँ आपके शरीर में जो संधियाँ होती हैं और किडनी के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर जमा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और ड्यू टू, और ये कब होता है? डिहाइड्रेशन फास्ट या डायूरेटिक कंडीशन के अंदर। जो लोग जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की कमी होती है हमारे शरीर में, तब होता है ये रोग। या जो लोग ज़्यादा दिन का उपवास करते हैं उनके साथ भी ये केस होता है गाउट वाला आपका डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीशन डिजीज़। नाउ नेक्स्ट वी विल कम किडनी स्टोन। इसका भी नाम आपने सुना होगा, आपके वृक्क की पथरी। किडनी स्टोन्स क्या होता है? ये कॉमनली क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के और कैल्शियम ऑक्सलेट के, आपके फॉस्फेट सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स होते हैं। ये डिपॉजिट हो जाते हैं रीनल पेल्विस के अंदर। और रीनल पेल्विस मैंने आपको बताया था किडनी का एक स्ट्रक्चर है फनल शेप का, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में ये स्टोरेज हो जाते हैं क्रिस्टल्स, जिसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन्स। तो ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीशन की डिजीज़ है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शंस इज पासिंग यूरिन, यानी जिनको किडनी स्टोन होता है फिर उनको मूत्र को ये बाहर निकालने में बाधा उत्पन्न होती है, दर्द भी होता है, पेन भी होता है। ये है ना। नेक्स्ट है ब्राइट डिजीज़ या नेफ्रिटिस। ये डिजीज़ क्या होती है? ये एक इन्फेक्शंस के कारण होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसका, स्ट्रेप्टोकोकाई। और ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकाई, ये कहाँ पर इन्फेक्ट करता है? किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस आप जानते हैं, इफ्रेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोस का जो बंच बनता है, केशिका गुच्छ, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो उसके अंदर आपका इन्फेक्शन होता है। आपके दिस डिजीज़ कॉज बाय द इन्फेक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ध्यान रखिए आप इसका। ड्यू टू दिस ग्लोमेरुलस डेवलप इन्फ्लेमेशंस, सूजन आ जाती है इसमें। और मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, इट्स मेम्ब्रेन्स बिकम्स टू मच परमिएबल होती है, बहुत ही ज़्यादा परमिएबल हो जाती है। और इतनी परमिएबल हो जाती है कि इसमें से सो आरबीएस एंड प्रोटीन ऑल्सो सेंस आउट द फिल्ट्रेट, कि इसमें से आपके जो रक्ताणु होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इसमें जो नेफ्रिटिस डिजीज़ जो है, ये ब्राइट डिजीज़ जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें लीड टू एडिमा या ड्रॉप्सी भी बोलते हैं। और ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू ऑफ लेग स्वेल। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इसमें पैरों में सूजन आ जाती है, एडिमा रोग बोलते हैं इसको या ड्रॉप्सी बोलते हैं। पैर जो है इसमें सूज जाते हैं आपके नेफ्रिटिस डिजीज़ में, ये है। फिर आपके नेक्स्ट डिजीज़ है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया जो है ये प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, यूरिन में शुगर की प्रेजेंस में होता है ये सूरिया रोग। दिस डिजीज़ कॉज ड्यू टू द लेक ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। और किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन्स की। नाम सुना होगा आपने, आप डायबिटीज़, ये मेलिटस
डायबिटीज़, मधुमेह जिसको हम बोलते हैं, ये रोग होता है। और क्यों होता है ये रोग आपके, ये डिजीज़ क्यों होती है कि इसमें क्या होता है कि शुगर जो होती है उसकी मात्रा किसके अंदर अधिक हो जाती है, यूरिन के अंदर, यानी यूरिन में शुगर निकलती है, तो ये डिजीज़ होती है आपकी। नेक्स्ट है डायसूरिया। ये आपके इसमें पेन होता है, कब पेन होता है, टाइम ऑफ पासिंग यूरिन, जब यूरिन पास किया जाता है तो दर्द होता है, तो ये वाला रोग है डिसयूरिया। फिर है पॉलीयूरिया, नेक्स्ट 7 नंबर का, दिस इज फेज व्हेन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नेफ्रॉन्स इज स्टॉप। जब नेफ्रॉन्स में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो स्टॉपेज हो जाता है, रुक जाता है, तब क्या होता है, वॉल्यूम जो है यूरिन का बढ़ जाता है। यूरिन का वॉल्यूम बढ़ना यानी बार बार मूत्र आना, जिसको बहुमूत्रता भी बोलते हैं, तो यूरिन इंक्रीज इज कॉल्ड डाई, ये वाला क्या रहेगा आपका पॉलीयूरिया, और इसको डाईयूरियसिस भी बोलते हैं, अधिक मात्रा में मूत्र आना, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज इंक्रीज। फिर आपके नेक्स्ट है ये सिस्टिलिस। अब ये डिजीज़ क्या होती है, सिस्टिस डिजीज़ है। इसमें इन्फ्लेमेशंस ऑफ यूरिन ब्लैडर, इन्फ्लेमेशंस ऑफ यूरिन ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर आप जानते हैं मूत्राशय, जिसमें मूत्र आपके स्टोरेज होता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और इसकी स्वेलिंग का कारण भी क्या है, या सूजन आने का कारण क्या है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके कारण होता है, और केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी ये है। फिर आपके डायबिटीज़ इंसिपिड्स, डायबिटीज़ इंसिपिड्स जो है ये आपके हाइपोसिक्रेशंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ADH, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है डेवलप चेक ऑन द एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर, ये वाटर के एब्जॉर्प्शंस के ऊपर है, कहाँ पर, आपके DCT में, डिस्टल कॉन्वोक्लेटेड ट्यूब, जो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इसको, और एक CT कलेक्टिंग ट्यूब। दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड पेशेंट पास यूरिन अगेन एंड अगेन। इसमें भी यही होता है कि पेशेंट जो होता है उसको बार बार मूत्र आता है अगेन एंड अगेन, और इंक्रीज हो जाता है यूरिन का वॉल्यूम जो है ये है। फिर आपके ओलिगोयूरिया, ये ओलिगोयूरिया जो है ये भी एक डिजीज़ है यूरिन की, इसके अंदर यूरिन का अमाउंट लेस हो जाता है, कम मूत्र आना, ये बिल्कुल अपोजिट है इसके डायबिटीज़ इंसिपिड्स के अपोजिट में है ओलिगोयूरिया। इसमें तो ज़्यादा आता है बार बार अगेन एंड अगेन, और इसमें यूरिन का अमाउंट जो है लेस हो जाता है। फिर आपके नेक्स्ट डिजीज़ है प्रोटीनयूरिया। ये क्या होता है प्रोटीनयूरिया, प्रोटीनयूरिया जो है इसमें आपके इंक्रीज ऑफ प्रोटीन क्वांटिटी मोर देन नॉर्मल इज़ नोन एज आपके प्रोटीन न्यूरिया। जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग है कि आपके यूरिन के अंदर सामान्य से अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन की क्वांटिटी आ जाती है तो ये रोग होगा प्रोटोन्यूरिया। अब है आपके एल्बुमिन यूरिया। एल्बुमिन यूरिया रोग क्या है, ये ड्यू टू दिस डिजीज़ एल्बुमिन प्रोटीन इसकी क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने पर, जैसे आपके इसमें डिसऑर्डर के नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज है, तो आपको लर्न करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है 13 वाला कीटोन्यूरिया। ये भी, इसमें भी क्या होता है कीटोन, इसकी क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ होती है यूरिन के अंदर, लाइक एसिटो, आपके एसिटो एसिड या एक्सेट्रा यूरिन के अंदर इंक्रीज़ हो जाए कीटोन की मात्रा, तो ये कीटोन्यूरिया कहलाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके हेमेटोयूरिया, पासिंग ऑफ आरबीसी इन यूरिन, यूरिन के अंदर आपके रक्ताणुओं का जाना, ब्लड निकलना, ये आपका हेमेटोयूरिया रोग कहलाएगा। आरबीसी इसमें कम आउट होती हैं यूरिन के ज़रिए, तो ये रोग है। फिर है आपके, अब इसमें भी देखिए नाम से ये हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होते हैं और वो कम आउट होते हैं, तो ये रोग जो है हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाएगा। फिर है आपके पायूरिया, प्रेजेंस ऑफ पस सेल, मवाद की कोशिकाएं होती हैं, पस निकलता है यूरिन के साथ में, तो ये भी एक डिजीज़ है एक्सक्रीशन से रिलेटेड।
पाईयूरिया। फिर आपके 17, ये भी काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, जॉइंडिस। जॉइंडिस में जो है पीलिया जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बाइल पिगमेंट्स, इसके कारण होता है इन यूरिन, इज कॉल्ड जॉइंटिस। नेक्स्ट लास्ट है आपका एक और रोग है कृष्ण मूत्र रोग। इसमें ये मूत्र रोग जो है आपके एप्लेक्टॉन या हिमोजेंटिसिक एक एसिड होता है, उसके पाए जाने के कारण होता है। और ये क्या होता है आपके, ये जो आप केमिकल है कौन सा, हिमोजेंटिसिक अम्ल जो है, जब ये वायु के संपर्क में आता है, बाहर आता है, तो इसमें आपका क्या होता है, यूरिन जो है शो ब्लैक कलर, काले रंग का हो जाता है मूत्र। तो इसको हम बोलते हैं कृष्ण मूत्र रोग। तो इस तरह से आपके ये सारी जो थे इसके डिसऑर्डर थे एक्सक्रिएशन के। अब हम आते हैं इसमें हेमोडायलिसिस, रक्त अपोहन। रक्त अपोहन क्या होता है, ये वाली डिजीज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए रक्त अपोहन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमारे वृक्क जो है अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये ब्लड में फिर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और वैसे तो मैंने आपको यहाँ बताया था ब्लड में यूरिया की मात्रा को बढ़ना हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया। तो यूरिया को निकालना बहुत ज़रूरी होता है ब्लड में से। तो और भी इसके अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकालने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कृत्रिम वृक्कीय युक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती है। कृत्रिम वृक्कीय युक्ति एक प्रोसेस है, ये कृत्रिम वृक्कीय युक्ति, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस। आपके आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस बोलते हैं इसको, कृत्रिम वृक्कीय युक्ति। तो इस प्रक्रिया को हम रक्त अपोहन कहते हैं। अब रक्त अपोहन की क्रिया कैसे की जाती है, रक्त अपोहन में क्या करते हैं, सबसे पहले रक्त अपोहन में जो रोगी व्यक्ति होता है उसकी किसी भी धमनी से रुधिर को निकाल लिया जाता है और उसको फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं और उसके अंदर एक प्रतिस्कंदन पदार्थ मिलाते हैं, हेपेरिन, और मिलाकर के इस पूरे मिश्रण को सेलोफिन झिल्ली से आवृत खूब सारी नलिकाएं होती हैं उनमें भर दिया जाता है। और ये जो आवृत नलिकाएं होती हैं ये आपके कृत्रिम वृक्कीय युक्ति की भांति कार्य करेंगी, आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस की भांति कार्य करती हैं। छोटी छोटी बारीक नलिकाएं होती हैं काफ़ी सारी। और ये जो झिल्ली होती है, इसकी आवृत झिल्ली जो होती है, ये आवृत झिल्ली प्रोटीन के जो बड़े अणुओं के लिए तो अपारगम्य होती है, लेकिन यूरिया, यूरिक अम्ल और जो क्रिएटिन होते हैं और अन्य खनिज आयंस जो होते हैं उनके लिए पारगम्य होती हैं। उनको तो अपने में से जाने देती हैं, लेकिन बड़े प्रोटीन के अणुओं को रोक लेती हैं, अपारगम्य होती हैं। तो इन झिल्लियों के मध्य में एक द्रव्य भरा रहता है और ये जो द्रव्य होता है, इस द्रव्य को हम बोलते हैं अपोहन द्रव्य या डायलिसिस फ्लूइड। दिस इज़ नोन एज डायलिसिस फ्लूइड कहलाता है ये। और इन झिल्लियों में, यानी ये झिल्लियाँ होती हैं, जो नलियों के बाहर जो झिल्लियाँ होती हैं, ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से निकाल करके और अपोहानी द्रव्य में डाल देती हैं जो झिल्लियों के बीच में भरा रहता है। और इसमें प्लाज्मा अणुओं का ज़्यादा आहास नहीं होता है। और नलिकाओं के अंदर बहते हुए रुधिर से जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो डिफ्यूज़न मेथड से या विसरण विधि से क्या होते हैं, अपोहानी द्रव्य में आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके रुधिर से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं और ये जो प्रक्रिया है अपोहन कहलाती है। अब इस क्रिया के पश्चात में क्या करा जाता है, ये कृत्रिम वृक्क से जो नलिका होती हैं, कृत्रिम वृक्क से रुधिर को निकाल करके और हल्का सा गर्म करते हैं, इसको शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग गर्म करके, और इसमें एक एंटी हिपेरिन मिला करके और रोगी के शरीर में पुनः प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो रोग है ना, यूरेमिया,
पेशेंट को यूरेमिया रोग से बचाया जा सकता है इस युक्ति से, इस डिवाइस मेथड से। कौन से? आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस मेथड से हम हटा सकते हैं और व्यक्ति को या रोगी को जो है बचा सकते हैं। अब आपके इसमें मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, एक और है वृक्क प्रत्यारोपण। ये भी आप जानते होंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी किडनी जो है काम नहीं करती, तो इसका कोई इलाज नहीं है कि हम ट्रीटमेंट ले लें और किडनी सही हो जाए। इसके लिए फिर हमें इसका प्रत्यारोपण करना पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखिए, किडनी के प्रत्यारोपण के लिए यानी उसी का सगा संबंधी होना चाहिए ताकि उसका प्रतिरक्षी तंत्र जो है रोगी के किडनी से मेल खा ले। और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की किडनी लगा देंगे तो उसका शरीर जो है, जो अंदर ऊतक होते हैं वो उसको अस्वीकार करेंगे, आपके मैच नहीं करेगा। तो ये भी ज़रूरी होता है कि किडनी का जब प्रत्यारोपण किया जाता है तो नज़दीकी रिश्तेदार की किडनी जो होती है वही शरीर जो है प्रतिरक्षी तंत्र जो उसको एक्सेप्ट करता है। और अदरवाइज़ इसका एक और भी इलाज है, औषधि से भी होता है कि प्रतिरक्षी तंत्र को डिस्ट्रॉय करके और फिर जो बॉडी जो है रोगी की वो किडनी को स्वीकार करे। तो ये कृत्रिम आपके किडनी का प्रत्यारोपण भी एक इसमें छोटा सा टॉपिक है। खैर मेन तो आपकी जो है ये आपने सब पढ़ लिए, आप इन पे ध्यान दीजिएगा। और एक 2 नंबर के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन हीमोडायलिसिस। ये और एक्सक्रिएशन से संबंधित डिसऑर्डर जो है, कोई भी 2 रोग मेन, जैसे आपके ये यूरेमिया जो है मेन है, किडनी स्टोन ये भी मेन रोग हैं, आपके ग्लाइकोसीरिया है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स है, यानी कुछ रोग जो है जैसे ये जॉइंटिस है, ये भी काफ़ी कॉमन रोग है। या आपकी चॉइस के ऊपर भी क्वेश्चंस कम आउट हो सकता है कि किसी भी 2 रोगों के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। थैंक यू।